सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 10th का SST का हमारा इकोनॉमिक्स का पोर्शन चला हुआ है और इकोनॉमिक्स के पोर्शन में हमारा जो लेसन है उसका शीर्षक है भारतीय अर्थव्यवस्था के अक्षेत्र। कल हमने बोर्ड कक्षा पर यानी ब्लैक बोर्ड पर हमने 3 टॉपिकों पर चर्चा की थी, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। इनके बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा हुई थी कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियां आती हैं, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी गतिविधियां आती हैं और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी गतिविधियां आती हैं। उसी कड़ी में हम आगे आज पढ़ेंगे, इनको समझेंगे। एक तालिका दी गई है आर्थिक गतिविधियों के उदाहरण। कल्पना करें यदि किसान किसी चीनी मिल को गन्ना बेचने से इनकार कर दे तो क्या होगा? मिल बंद हो जाएगी। यानी प्राथमिक गतिविधि पर द्वितीय गतिविधि टिकी है, तृतीय गतिविधि टिकी है। कल्पना करें यदि कंपनियां भारतीय बाजार से कपास नहीं खरीदती और अन्य देशों से कपास आयात करने का निर्णय करती तो कपास की खेती का क्या होगा? भारत में कपास की खेती कम लाभकारी रह जाएगी। और यदि किसान शीघ्रता से अन्य फसलों की उन्मुख नहीं होते तो दिवालिया भी हो सकता है और कपास की कीमत गिर जाएगी। यानी ये यहाँ पर ये चीज़ दिखाई गई हैं कि प्रथम पर द्वितीयक और द्वितीयक पर तृतीयक गतिविधियाँ टिकी हैं। किसान ट्रैक्टर, पंप सेट, बिजली, कीटनाशक और उर्वरक जैसी अनेक वस्तुएं खरीदते हैं। कल्पना करें यदि उर्वरकों के पंप सेटों की कीमत बढ़ जाती है तो क्या होगा? खेती पर लागत बढ़ जाएगी और किसानों का लाभ कम हो जाएगा। औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को भोजन की आवश्यकता होगी। और कल्पना करें यदि ट्रांसफार्मरों की ने पड़ताल कर दी, ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल कर दी और ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जियां, दूध इत्यादि ले जाने के लिए इनकार कर दिया तो क्या होगा? यानी ये तीनों चीज़ें बताई गई हैं कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। 3 क्षेत्रों की तुलना प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के विविध उत्पादन कार्यों में काफ़ी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। साथ ही इन क्षेत्रों में काफ़ी अधिक संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए काम करते हैं। इसलिए अगले चरण में यह देखना कि प्रत्येक क्षेत्र में कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं, कितने लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से एक से अधिक क्षेत्र प्रधान होते हैं, जबकि अन्य क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं को गणना कैसे करते हैं? कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं? आप सोचते होंगे कि हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तुएं, सेवाओं की गणना करना असंभव कार्य है। यह न केवल वृहद कार्य है बल्कि आप आश्चर्यजनक चकित भी होंगे और हम कारों और कंप्यूटरों, किलों और फर्नीचरों की संख्या में योगफल कैसे कर सकते हैं? यह अत्यंत बेतुकी बात है। आप बिल्कुल सही सोचते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्रियों के सुझाव हैं कि वस्तुओं की सेवाएं वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य के उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे यदि 10,000 किलोग्राम गेहूँ 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता तो गेहूं का मूल्य 80,000 रुपये होता है। 10 रुपये प्रति किलो नारियल की दर से 5,000 नारियल का मूल्य 50,000 होता है। इसी प्रकार तीनों क्षेत्रों की वस्तुओं की सेवाओं को मूल्य की गणना की जाती है। ध्यान रखें, यहाँ एक सावधानी बरतने की जरूरत है। उत्पादित और बेची गई वस्तुओं या सेवा की गणना करने की जरूरत नहीं, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना का ही औचित्य है। जैसे किसान किसी आटा मिल में 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं बेचता है तो मिल से गेहूं की पिसाई होती है और बिस्कुट कंपनी को आटा 10 रुपये किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। बिस्कुट कंपनी आटा के साथ चीनी और तेल जैसी चीज़ों का उपयोग करती है। बिस्कुट के 4 पैकेट बनाती है और वह बाजार में उपभोक्ता को 60 रुपये, 15 रुपये प्रति पैकेट बेचती है। इकोनॉमिक्स में यही चीज़ें सिखाती हैं, आंकड़े, कैलकुलेशन, जोड़ घटा किन उत्पाद है, अर्थात वह वस्तु उपभोक्ताओं तक पहुंचती है। केवल अंतिम वस्तुओं की सेवाओं की ही गणना क्यों की जाती है? दिए गए उदाहरण में अंतिम वस्तु के विपरीत गेहूं में आटा जैसी वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं, सेवाओं, निर्माण का इस्तेमाल की जाती है। अंतिम वस्तुओं के लिए मूल्य मध्यवर्ती वस्तुओं को पहले ही शामिल होता है। बिस्कुट
अंतिम वस्तु है मूल्य 60 रुपये में बेचती है। आटा मूल्य 10 रुपये। तो कहने का भाव ये है कि ये किस प्रकार से कलेक्शन होती है, किस प्रकार से किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं की सेवाओं का मूल्य उस वर्ष के क्षेत्र में कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रों के उत्पादनों के योगफल को केवल देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यदि किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं की सेवाओं का मूल्य है, सकल घरेलू उत्पाद व्यवस्था के विशालतम प्रदर्शित करता है। भारत में सकल घरेलू मापक जैसी कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा की जाती है और यह मंत्रालय राज्यों के केंद्र शासित क्षेत्रों में विभिन्न सरकारी विभागों, सहायता वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करती हैं, तब जीडीपी का अनुपात करता है। क्षेत्रों के में ऐतिहासिक परिवर्तन सामान्यतः अधिकांश इतिहास में देखते हैं कि प्राथमिक अवस्थाओं में क्षेत्र की आर्थिक सक्रिय सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती है उसी प्रकार कृषि क्षेत्र समृद्ध होता है, वैसे वैसे तुलना में अधिक उत्पादन होने लगता है। तब अनेक लोग एक दूसरे कार्य शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगती है और क्रय विक्रय गतिविधियाँ कई गुना बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त अनेक लोग परिवहन, प्रशासक और सैन्य कार्य इत्यादि में जुटे थे। फिर भी इस अवस्था में अधिकांश उत्पादित वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद वस्तुएं प्राथमिक क्षेत्र में आती थी। अधिकांश लोग इसी क्षेत्र में रोजगार करते थे। लंबे समय यानी 100 वर्षों से अधिक के बाद भी विशेषकर विनिर्माण के नवीन प्रणाली प्रचलन के कारखाने स्थित हुए और उनका प्रचार होने लगा। लोग पहले खेतों में काम करते थे, उनसे बहुत अधिक लोग अब कारखानों में काम करते हैं। कारखानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। जैसा कि आपको इतिहास में पढ़ा, कारखानों में सस्ती दरों में उत्पादित वस्तुओं को लोग इस्तेमाल करने लगे और कुछ उत्पादन एवं रोजगार दृष्टि से द्वितीयक क्षेत्र में महत्वपूर्ण हो गया। इस कारण से अतिरिक्त समय भी कम काम होने लगा और इसका अर्थ है कि क्षेत्रों में महत्व परिवर्तित हो गया। विगत 100 वर्षों में विकसित द्वितीयक क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र की ओर पुनः बदलाव हुआ। कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्र महत्व बढ़ गया। अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा के क्षेत्रों में नियोजित विकसित देशों की ओर सामान्य लक्षण से देखा जाने लगा और भारत में तीनों क्षेत्रों के कुल उत्पादन और रोजगार कितना विगत वर्षों में विकसित देशों को देखें तो पैटर्न भारत से परिवर्तित होता है। तो ये यहाँ पर प्रश्न बनते हैं, विकसित देशों के इतिहास क्षेत्रों से हुए परिवर्तनों के संबंध में क्या संकेत करता है, ये लिखना है, आपको याद करना है। अव्यवस्थित वाक्यांश में सकल घरेलू उत्पाद के महत्वपूर्ण पहलुओं पर व्यवस्थित सही करें। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करें, उनकी संख्याओं को जोड़कर विगत 5 वर्षों से उत्पादित सभी वस्तुओं की गणना करें और किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए हम वस्तुओं के और संकेत के मूल्य को योगफल प्राप्त करते हैं। अपने शिक्षक से साथ चर्चा करें और विधि पूर्वक, यानी कुछ ये प्रोजेक्ट वर्क है। कल हम भारत में प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। और इसका जो सुंदर नोट्स बनेगा वो ये है कि 3 क्षेत्रों की तुलना कैसे करें, विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर निर्भरता दिखाते हुए सारणी को भरें, और दूसरा है ये अलग अलग प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों को विभाजित करना। ये कुछ एक नाम दिए गए हैं, कुछ एक कार्य दिए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। इनको अच्छे ढंग से लिख लें, याद कर लें, नोट्स तैयार कर लें। परीक्षा की दृष्टि से अहम इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।